नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य सेकंड के पेपर में अत्यंत उपयोगी आज का विषय हिंदी नाटक में अभिनयशीलता। नाटक के जो प्रमुख तत्व होते हैं उन पर पहले विवेचन किया जा चुका है और अभिनयशीलता नाटक का यूं कहा जाए कि प्राण तत्व है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि अभिनय नाटक का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि बिना अभिनय के नाटक विधा का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक की सफलता रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से ही की जाती है, अर्थात अभिनय के बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आचार्य भरत मुनि ने अभिनय के 4 अंग माने हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। पहला आंगिक। स्पष्ट है कि अंगों के द्वारा विभिन्न प्रकार का संचालन करके और जो अभिनय किया जाता है, जिसमें हमारे शरीर के अंगों का संचालन किया जाता है, वह इस श्रेणी में आता है। वाचिक अर्थात वाणी का अभिनय, जैसे वाणी में उतार चढ़ाव, जोश, दृश्यानुसार या आवश्यकता अनुसार भर्राई हुई आवाज़ आदि अभिनेता को अपने नाटक में सफलता की ओर ले जाता है। अभिनेता को नाटक में सफलता की ओर ले जाने का मतलब, यदि अभिनेता में विभिन्न प्रकार के अभिनय के ये सब गुण यदि उसमें मौजूद हैं तो निश्चित रूप से नाटक सफल रहता है। इसके लिए स्वर आदि का पूरा ज्ञान अभिनेता को होना जरूरी है। तीसरा प्रकार आहार्य अभिनय। इसमें विभिन्न प्रकार के आभूषणों, वस्त्रों, बालों, मूछों आदि की इनको सजाने की जो विधियां हैं, मुकुट आदि का विधान है, ये सब आहार्य के अंतर्गत आता है। अभिनय का ही चौथा प्रकार सात्विक अभिनय। इस अभिनय का सीधा संबंध भावों से है, हृदय से है। स्वेद, रोमांच, कंप, कंप यानी कंपन, अश्रु, आंसू आना आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाली ये समस्त अभिनय के रूप इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी अभिनेता पर ही निर्भर करता है कि वो बखूबी इन सब अभिनय के प्रकार को किस तरह से अंजाम दे सकता है। इस प्रकार आंगिक का संबंध शरीर के अंग संचालन से, वाचिक का वाणी के उतार चढ़ाव से, आहार्य का संबंध रूप सज्जा से, रूप सज्जा जिसको आधुनिक आज के शब्दों में मेकअप कहा जाता है, और सात्विक का संबंध अनुभवों से है। स्पष्ट है कि ये चारों ही किसी भी नाटक के अभिनय के जरूरी अंग हैं। निश्चय ही प्राचीन आचार्यों ने अभिनय के पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया है। सफल नाटककार को मंच की सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। इसका भरसक प्रयास यही होना चाहिए कि अभिनेतागण अपने अभिनय द्वारा कथा का मनोभावों, हाव भाव, मुख मुद्रा, इन सब का बहुत ही शक्तिशाली वो प्रदर्शन कर सके। और इसीलिए नाटककार, या यूँ कहें कि बड़े विद्वानों ने, जिन्होंने नाटक के बारे में बहुत अधिक जिनको ज्ञान था, जो प्रकांड पंडित थे इस श्रेणी के, उन्होंने विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अभिनयशीलता के लिए इन निर्देशों की पालना करनी ही चाहिए। इन निर्देशों का वर्णन मैं कर रहा हूँ। पहला, नाटक की जो कथावस्तु है, उस कथावस्तु में ये सब वो निर्देश हैं जो नाटक लिखने से पूर्व ध्यान रखने वाले हैं। यानी कोई भी नाटककार यदि नाटक लिख रहा है, नाटक रच रहा है,
तो ये सब चीज़ें वो शामिल करे उस नाटक में, तभी उस नाटक पर अच्छा अभिनय हो पाएगा। तो नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें प्रवाह हो, यानी बहाव हो, कौतूहल का समावेश हो, क्योंकि कौतूहल यदि होगा तो ही दर्शक रुकेंगे, उनकी रुचि जागृत होगी, घटनाओं की तीव्रता हो, एक के बाद एक घटनाएं घटती रहें। ये सब वो बातें हैं जो नाटक को रंगमंच पर अधिक आकर्षक बनाती हैं। उपयुक्त नाटकीय स्थिति का चुनाव करके ये जो बातें मैंने की, उसकी फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने चरम सीमा की ओर जाए, क्लाइमैक्स की तरफ जाए, ताकि दर्शक जो है वो अपने आप को भूलकर, स्वयं को भूलकर कि मैं कहाँ हूँ, अभिनीत दृश्यों को देखता रहे। उसका सारा का सारा ध्यान उन दृश्यों में हो जो जिनका अभिनय हो रहा है। कार्य व्यापार, जिसे सामान्य भाषा में घटनाएं कहा जाता है, अभिनय के लिए जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। यही बातें वो हैं जो दर्शकों के मन को बांध देती हैं और नाटक में प्राण डालती हैं। यदि घटनाएं गतिशील श्रृंखलाबद्ध नहीं हैं, पात्र सक्रिय नहीं हैं और कथा में प्रवाह नहीं है, तो नाटक में शिथिलता आ जाएगी और उस नाटक में उसका जो मंचन होगा तो उसमें तो दिक्कत आएगी ही आएगी, साथ ही उसको देखने वाले जो दर्शक हैं वो वहाँ नहीं रुक पाएंगे। अतः प्रत्येक दृश्य, हर एक दृश्य स्फूर्तिमय और गतिमान होना चाहिए। इसके बाद पात्रों को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, ये तो कथानक को लेकर निर्देश, उसके बाद पात्रों को लेकर। नाटक के अंतर्गत पात्रों की भीड़ कम हो। यद्यपि ये हम जानते हैं कि एकांकी की तुलना में नाटक बड़ी विधा है और विभिन्न घटनाओं के अनुसार पात्रों का विधान ज़्यादा होता है, लेकिन एक साथ ऐसा दृश्य नहीं हो कि एक साथ जो रंगमंच है, जो स्टेज है, उस पर भीड़ इकट्ठी हो जाए। तो नाटक में पात्रों की भीड़ कम हो ताकि रंगमंच पर अपनी सुविधा से वे अभिनय कर सकें और दर्शक भी उन पात्रों में अपना मन रमा सके। रंगमंच पर पात्रों की भीड़ यदि हो जाती है तो मानकर चलें कि दृश्य जो है वो, उसका दृश्य का जो एक आकर्षण होना चाहिए वो आकर्षण नहीं रहता, वो घट जाता है। साथ ही रंगमंच पर जो भी पात्र आ गया, क्योंकि सामने बैठे दर्शक की नज़रें सभी पात्रों पर समान रूप से होती हैं, इसलिए प्रत्येक पात्र अपने आप में सक्रिय, स्फूर्तिमय और सजीव दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है, नाटकों में एक दो पात्र तो बहुत सक्रिय रहते हैं, किंतु अन्य जो गौण पात्र हैं वो निष्क्रिय से और कई देर तक रंगमंच पर खड़े रहते हैं, एक आध वाक्य बोलते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि अभिनय के अंदर जो प्रभावशीलता आती है उसमें बाधा पड़ जाती है, एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव दर्शकों के ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए योजना इस प्रकार बनाई जाए कि पात्रों की संख्या उतनी हो जितनी आवश्यकता हो और वे अपनी प्रतिभा, कला कौशल और भाव भंगिमाओं को बड़े स्वाभाविक रूप से प्रकट कर सकें। कहीं पर भी नाटक के जो पात्र हैं वो बनावटी नहीं लगने चाहिए, वो स्वाभाविक लगने चाहिए। ये बात हुई पात्रों से संबंधित कि एक नाटक में कितने पात्र होने चाहिए। उसके बाद संवाद कैसे हों अच्छी अभिनयशीलता के लिए, ये सब वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने से, इन निर्देशों की पालना करने से नाटक का अभिनय बहुत प्रभावी हो सकता है। तो इसके लिए संवाद हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, चलती और चुस्त भाषा में होने चाहिए। भाषा बहुत चुस्त होनी चाहिए और
इस तरह के संवाद लिखे जाएं कि उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, बड़े सहज रूप से, बड़े स्वाभाविक रूप से उच्चारण कर सके। लंबे और जटिल यदि संवाद लिख दिए गए तो उन पर अभिनय करना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही बहुत लंबे लंबे संवाद बोझिल भी हो जाते हैं, और इस कारण वो लदे हुए प्रतीत होते हैं, वो स्वाभाविक नहीं प्रतीत होते। ऐसा लगता है जैसे पात्र नकल कर रहा है। इसलिए स्वाभाविकता का ध्यान रखते हुए स्वगत कथन का प्रयोग उपयुक्त आवश्यक स्थानों पर संक्षिप्तता में ही करना चाहिए, ताकि अभिनय हास्यास्पद नहीं हो जाए। इसके बाद नाटकों में गीतों या पद्यों का ज़्यादा प्रयोग बाधक होता है। बार बार में पद्यों का प्रयोग हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। संगीत रस सृष्टि तथा अभिनेत्व में सहायक भी होता है। अब यहाँ विरोधाभासी दो बातें हो गई कि यदि गीत और पद्य ज़्यादा डाल दिए गए तो ये बाधा बनते हैं, और दूसरी तरफ यदि संगीत रखा गया तो रस सृष्टि होती है। इसका अर्थ सीधा सा है कि संगीत का विधान होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए। चुने हुए दृश्यों पर ही उनका उपयोग होना चाहिए, और जितना संभव हो नेपथ्य से होना चाहिए। नेपथ्य नहीं, पर्दे के पीछे से। हर नाटक में संगीत का विधान हो ये जरूरी नहीं है। इसी का हम देखते हैं कि पुराने जितने भी नाटक हैं उन सब नाटकों में संगीत का विधान होता था, दृश्यों में ही, दृश्यों के अंदर ही संगीत का विधान होता था। लेकिन आजकल सारा का सारा नेपथ्य संगीत के माध्यम से, या जिसको हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि संगीत, इसके माध्यम से नाटक का प्रचलन, इसके माध्यम से नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। ये चीज़ आजकल प्रचलन में है। अभिनय की दृष्टि से नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व दृश्य विधान है, यानी नाटककार दृश्यों का विधान किस तरह का करता है उस पर निर्भर करती है नाटक की सफलता। दृश्य की शिथिलता नाटक को रंगमंच पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं बना देती है, उसका प्रभाव रहता ही नहीं। अतः दृश्य विधान ऐसा होना चाहिए जो रंगमंच की सीमाओं में सफलतापूर्वक पेश किया जा सके। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो रंगमंच पर अभिनीत करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश यही होनी चाहिए कथानक में कि उन्हीं दृश्यों का विधान किया जाए जिनका मंचन, जिनकी व्यवस्था रंगमंच पर आसानी से की जा सके। एक दृश्य खत्म होने के साथ ही आसानी से, बड़ी तेजी के साथ दोबारा दूसरा दृश्य भी तैयार हो सके। पर्दा गिरे और पर्दा गिरा ही रहे तो दर्शक ऊबने लगते हैं, दर्शक उस नाटक को छोड़कर और जाने लगते हैं। इसलिए ऐसे दृश्यों का विधान होना चाहिए कि वो शीघ्रता से ही रंगमंच पर जिनको तैयार किया जा सके। यदि बीच में लंबा समय निकलेगा तो जो भी प्रभाव आपने कायम किया था नाटक के माध्यम से, विभिन्न दृश्यों के माध्यम से, वो प्रभाव एकदम से मर जाता है। अतः दृश्य विधान ऐसा होना चाहिए जो पात्रों को क्रियाशील कर सके, जो स्वाभाविक, सरल और आकर्षक लगे। पात्रों के स्तर, उनके जीवन, मनोभावों और परिस्थितियों की अनुकूलता में दृश्य विधान सरल, स्वाभाविक और सशक्त होना चाहिए। आजकल नाटकों में नाटककार रंगमंच निर्देश, रंग निर्देश के नाम से विस्तार में दे दिया करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अभिनय की दृष्टि से। नाटककार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह नाटक की रचना करता है, नाटक लिखता है, तो रंग निर्देश जरूर लिखे।
वो स्वयं इस बात का ध्यान रखे कि इस नाटक में निम्न दृश्यों की आवश्यकता होगी और इन दृश्यों को किस तरह से कोई भी उस नाटक का मंचन यदि करना चाहे तो उनको किस तरह से वो प्रस्तुत करे। उसके लिए नाटककार का दायित्व है कि वो रंग निर्देश बनाए। केवल दृश्य लिखने से ही काम नहीं चलता, उससे पहले उसको सोचना पड़ेगा कि मैं जो ये दृश्य लिख रहा हूँ, जिस दृश्य को नाटक में ले रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, क्या उस दृश्य का मंचन रंगमंच पर हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनके द्वारा कथा की प्रारंभिक स्थिति कि कथा की शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत आरंभ में क्या होगा, दृश्य योजना, किस तरह का दृश्य होना चाहिए नाटक आरंभ करने से पहले, पात्रों की रूप सज्जा, किस पात्र को कैसी सज्जा देनी है, कौन पात्र किस वेश में है, वेशभूषा, मुद्रा, कौन क्या मुद्रा करेगा। तो जो भी वेशभूषा और मुद्राओं का वर्णन है उसको विस्तार से करना चाहिए। हाव भाव, मनोभाव आदि का संकेत इसी रंगमंच निर्देश के माध्यम से दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब कुछ होता है तो फिर हम रंगमंच पर पूरी व्यवस्था के साथ नाटक का मंचन कर सकते हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि नाटक में अभिनय जो तत्व है वो नाटक का मूल है, वो नाटक का प्राण है। वो ये जो अभिनय तत्व है ये कम से कम अर्थात कम विस्तार से सुगठित कथा बहुत सुगठित हो, पात्र जितने भी पात्र लिए जाएं वो सक्रिय हों, चुस्त हों और साथ ही संवाद जो हैं वो विक्षिप्त हों, छोटे हों, आकर्षक हों, एक के बाद एक घटना घट रही हों, भाषा जो है वो सरल हो, सुगम हो, दृश्य विधान जो हैं वो जैसा मैंने वर्णन किया आकर्षक हों, जो दर्शकों को बांध सकें। जो भी पर्दा उठता हो तो दृश्य में ऐसा कुछ दिखाई दे, ऐसी कौतूहल पैदा हो कि दर्शक चुपचाप स्वयं को भूल कर कि वो कहाँ है, वो सारा का सारा ध्यान अपना उस दृश्य में लगा दे। घटनाएं जो हैं वो एक के बाद एक, जैसा मैं 2-3 बार वर्णित कर चुका हूँ, एक के बाद एक क्रमबद्ध रूप से, श्रृंखलाबद्ध रूप से घटित होती रहें, उनमें निरंतरता रहे। साथ ही कौतूहलता होनी चाहिए, इस तरह की कथा हो कि कौतूहलता कहीं भी खत्म नहीं हो। जो भी दर्शक हैं वो इस बात को सोचें कि देखें अब क्या होता है। ये सब वो बातें हैं जो अभिनयात्मकता को शीर्ष पर ले जाते हैं। नाटक का आरंभ और अंत, ये बात ध्यान रखने वाली है कि नाटक की शुरुआत और उसका अंत, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यदि दोनों चीज़ें जितनी शानदार होंगी, जितनी प्रभावशाली होंगी, मान के चलिए कि नाटक उतना ही सफल होगा। आरंभ शानदार होने का मतलब यह है कि जो दर्शक बैठे हैं सामने वो उस कथा में ध्यान लगाएंगे, उस कथा में डूबते जाएंगे, और यदि अंत उसका अच्छा होता है तो उसकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं होंगी उस नाटक की, वो सारी की सारी पक्ष में होंगी, वो तारीफ में होंगी, और जितना प्रभाव उन दर्शकों पर जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा यादें लेके जाएंगे। धन्यवाद।